नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। एक ट्रांसफरी कंपनी मतलब वह कंपनी जो अन्य कंपनियों के बिजनेस को ले लेती है, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को ले लेती है। यह कंपनी ट्रांसफरी कंपनी एक तरह से एक परचेजर कंपनी होती है, खरीदने वाली कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद लेती है। आज इसके पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को समझेंगे। क्या है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एमलगमेशन के केस में दो मेथड होते हैं रिकॉर्डिंग करने के। एक तो होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा होता है परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में परचेज मेथड। पूलिंग जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक पूल किया जाता है, पूल बन जाता है। मतलब एक कंपनी जो अन्य दो कंपनियों के बिजनेस को चलाने के लिए बनाई गई है, वो इन दोनों की एसेट और लायबिलिटीज को अपने पास ले करके एक पूल बना लेती है और दोनों की एसेट्स और दोनों की लायबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे ही अपने यहाँ भी रिकॉर्ड करती है। एक तरह से ये दोनों कंपनी मिल जाती हैं और मिल करके एक बड़ी कंपनी का निर्माण करती हैं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब एमलगमेशन होता है नेचर ऑफ मर्जर। एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर जब होता है तब इसको अप्लाई किया जाता है इस मेथड को। कॉमन एंट्रीज क्या है? कॉमन एंट्रीज हैं इसमें जो खरीदने वाला है, जो ट्रांसफरी है। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हम ट्रांसफरर कंपनी की जो एंट्रीज उनको कर चुके हैं। और ट्रांसफरर कंपनी का एक ही तरीका होता है, चाहे वो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो और चाहे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, वहां पे एक ही सिस्टम है। लेकिन ट्रांसफरी की बुक्स में दो सिस्टम है। एक सिस्टम है जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो पूलिंग, और जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो परचेज मेथड। तो इसलिए हम केवल आज के डिस्कशन में ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे और वो भी पूलिंग मेथड से। जर्नल एंट्रीज में बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हैं, साधारण सा तरीका होता है, बस इसके लिंक को समझना है। स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पहले उसके सिस्टम को समझना, सिस्टम को जानना जरूरी है। उसी पे हम इसमें फोकस करेंगे और इसके सिस्टम को समझेंगे किस तरीके से एंट्रीज होती हैं इसमें। सबसे पहली एंट्री होती है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है। जब खरीदती है तो कोई प्राइस तय करती है, परचेज कंसिडरेशन। इसको हम पहले ही सीख चुके हैं। परचेज कंसिडरेशन के भी कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन वो मूल्य होता है जिस मूल्य को देने के लिए तैयार होती है ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को, उसके पूरे बिजनेस को परचेज करने के बदले में। इसी चीज की एंट्री सबसे पहले होती है। बिजनेस परचेज किया हमने। बिजनेस परचेज का मतलब होता है कि किसी चलते हुए बिजनेस को हमने खरीदा है, हमने उसकी ऑलमोस्ट एसेट और लायबिलिटीज खरीद ली हैं। हो सकता है एक आध कोई एसेट या लायबिलिटीज का अदर ट्रीटमेंट हो, वो छोड़ दी हो हमने, लेकिन ज्यादातर एसेट और ज्यादातर लायबिलिटीज खरीद ली जाती हैं। तो इसको बोलते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट। अब बिजनेस परचेज हमने कर लिया, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया, उसको डेबिट कर लेते हैं और जो बिजनेस हमने खरीदा हमारे पास आ गया। तो सिंपल अकाउंटिंग का सिद्धांत है, हमने बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस को डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीन खरीदते हैं तो मशीन को डेबिट करते हैं, बिजनेस खरीदा तो बिजनेस को डेबिट कर दिया।
टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, हमने जिससे हमने खरीदा है उसको हम अपना क्रेडिटर बना ले रहे हैं, पेमेंट अभी उसको बाद में करेंगे। जितने में हमारा समझौता हो गया, जैसे हमने कोई बिजनेस 20 लाख में खरीद लिया तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 20 लाख का बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस 20 लाख वाला हमारे पास आ गया और जिस पर्सन से हमने खरीदा है वो है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। देखिए ट्रांसफरर कंपनी जो होती है वो क्योंकि बंद हो जाती है, जब कोई कंपनी समाप्त होती है, बंद होती है, तो उसको कहते हैं लिक्विडेशन। और जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उस कंपनी का फाइनल जो सेटलमेंट करता है ऑफिसर, उसको कहते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर किसी कंपनी के समापन की सारी कार्यवाही को संपन्न करता है। जब कंपनी समाप्त होती है तो उसकी सारी एसेट्स को बेचने का काम, उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट का काम, फाइनल सेटलमेंट का काम, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट का काम, शेयर होल्डर्स को पेमेंट का काम, ये सब लिक्विडेटर करता है। तो इसलिए बाकी सब ऑफिसर तो समाप्त हो जाते हैं कंपनी के, तो लिक्विडेटर से ही जो ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हम जो खरीदने वाली कंपनी है वो हम बेचने वाली कंपनी के लिक्विडेटर को अपने यहाँ क्रेडिटर बना लेंगे कि भाई आपको हम 20 लाख रुपए देंगे। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ। ये वो स्टेप है जब परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हमने तय कर ली और उसकी एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री, अब चूंकि हमने तो चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया था तो पहले तो हमने बिजनेस को पूरे को डेबिट कर दिया। अब उस बिजनेस को खरीदा है तो उस बिजनेस में कुछ एसेट होंगी, कुछ उनकी लायबिलिटीज होंगी, कुछ उनके रिजर्व्स होंगे। उस सब को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी बुक्स बन सकें और हम अपने अकाउंट्स में अलग अलग उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो ये सेकेंड एंट्री जो होती है, जो 20 लाख का हमने सामान खरीदा, हम इसका अब एक कंप्लीट एनालिटिकल एंट्री कर रहे हैं हर सामान को, जिसमें अलग अलग लिखेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इंडिविजुअली सारी एसेट्स जो हमने ली हैं उनका नाम लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कंपनी में इन सारी एसेट्स के अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो एसेट्स का एक एक करके सबका अकाउंट डेबिट कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही लायबिलिटीज भी हम ले लेते हैं बिजनेस के साथ साथ किसी बिजनेस की, तो उन लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी लायबिलिटी थी वो अब हमारी लायबिलिटी हो गई, इसलिए उन लायबिलिटीज को हम अपने क्रेडिट में लिख लेते हैं। अगर कोई प्रोविजंस होते हैं एसेट के अगेंस्ट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के अगेंस्ट होता है। देखिए डेटर तो सन्ड्री एसेट्स में डेटर्स पूरे के पूरे ग्रॉस वैल्यू पे यहाँ पे आ गए हैं। अब उन डेटर्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ था तो उस प्रोविजन को भी हम एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं। हितों का समूहीकरण कहते हैं हिंदी में इसको, कि जो दोनों कंपनीज के हित थे बस उनको समूह बना दे रहे हैं हम। तो दोनों कंपनीज का समान मिल मिल करके, दो तीन जितनी भी कंपनीज का हम मर्जर करा रहे हैं लिक्विड, और उन सारी कंपनीज की एसेट्स को, लायबिलिटीज को हम जोड़ करके लिखते चलते हैं। इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो कंपनी हमने खरीदी है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ बैलेंसेस होंगे, उन बैलेंसेस को भी जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व अकाउंट, जो कंपनी हमने खरीदी है उनके पास कुछ रिजर्व भी होंगे, उन रिजर्व्स को भी यहाँ पे लिख दिया जाता है। और इसके बाद अब करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने सारे एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट अलग अलग खोल दिए हैं। तो अब ये जो बिजनेस परचेज अकाउंट है अब इसकी जरूरत नहीं रही, ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ये जो 20 लाख का था इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे इस 20 लाख में मान लीजिए हमने टोटल जो एसेट्स हैं वो 22 लाख की खरीदी होती, तो 22 लाख की हमारे पास एसेट आ गई, सारी एसेट अलग अलग लिख देंगे। मान लो हमने लायबिलिटीज, प्रोविजन, रिजर्व सब मिला करके अगर ये होते यहाँ पे 2 लाख के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको कहेंगे जिस कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं कि साहब आपकी हम देखिए 22 लाख की एसेट ले रहे हैं और आपके 2 लाख की लायबिलिटी भी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, तो इन लायबिलिटीज को हम पेमेंट कर देंगे, इसलिए आपका जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है वो 20 लाख आता है। ये एक सामान्य तरीका है। लेकिन परचेज कंसिडरेशन जरूरी नहीं है ऐसे ही निकाला जाता हो। परचेज कंसिडरेशन कई दफे तय हो जाता है और जिसकी वजह से ये कीमत कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये कभी कम ज्यादा होती है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में मान लो इसका कोई पैसा एक्स्ट्रा निकलता है या कम पड़ता है तो उसकी एडजस्टमेंट रिजर्व के साथ ही हो जाती है। इस मेथड में कोई गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता है, ना ही कोई कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनता है। नेक्स्ट है थर्ड एंट्री होगी,
तो अब तक हमने सारी एसेट और लायबिलिटीज भी अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। पहले बिजनेस खरीदने की एंट्री करी, फिर उसके बाद हमने एसेट लायबिलिटीज अपनी बुक्स में बना लिए, अपनी बुक्स खोल दी, हमारा बिजनेस तैयार हो जाएगा। सारी एसेट हमने अलग अलग लिख दी, लायबिलिटीज सब अलग अलग लिख दी। अब इसके बाद जो लिक्विडेटर था ट्रांसफरर कंपनी का, वो कहेगा कि भाई बिजनेस तो हम सौंप चुके, अब आप हमको पेमेंट करिए। तो हम कहेंगे ठीक है, और हम लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी जो हमने क्रेडिटर बना लिया था उस समय जब बिजनेस खरीदा था, अब उसको डेबिट कर देंगे और उसका हिसाब हम क्लियर कर देंगे। जैसे 20 लाख अगर था ये पीसी तय परचेज कंसिडरेशन, तो उसकी पेमेंट हम कैश में कर सकते हैं, उसकी पेमेंट हम शेयर्स में कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कर सकते हैं, डिवेंचर्स में कर सकते हैं। जिस भी चीज से हम पे करेंगे वो पैसा यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है पेमेंट करने की, और हमारा जो लिक्विडेटर था उसके साथ हमारा संबंध अब समाप्त हो जाता है। अकाउंटिंग के लिहाज से हमने उसकी पूरी पेमेंट कर दी। इसके बाद अब देखते हैं कि कभी-कभी हो सकता है कि कोई कंपनी जो लिक्विडेट हुई थी, उसका पैसा हमारी कंपनी को देना पड़े। जो कंपनी लिक्विडेट हुई थी, जो बंद हो गई थी, समाप्त हो गई थी, जिसका हमने व्यवसाय खरीद लिया, उसके लिक्विडेशन के कुछ खर्चे हुए होंगे, और अगर वो लिक्विडेशन के खर्चे हमने पे किए हैं, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने, तो ट्रांसफरी कंपनी जब खर्चे पे करेगी तो एंट्री करेगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपए हमें देने पड़ गए, तो 1 लाख रुपए से एंट्री आ जाएगी पे करने की। अब इस 1 लाख रुपए के चार्ज को हम कहाँ से वसूल करेंगे? हम हमारे पास जो जनरल रिजर्व आए हैं, अगर जनरल रिजर्व अवेलेबल हैं तो उनसे वसूल कर लेंगे, इसको चार्ज कर लेंगे टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इसको समाप्त कर देंगे। और अगर जनरल रिजर्व नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस पैसे को चार्ज कर लिया जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है। इसके बाद अब हमारी कंपनी, चूंकि हमने बाकी कंपनीज को लिया है, खरीदा है, और हमारी नई कंपनी अब बनी है, जो इन दोनों पुरानी कंपनीज को मिला करके हमारी नई कंपनी बन गई है। पुरानी कंपनी जो दो थी अलग अलग, उनको मिला करके, तो हमारी कंपनी के बनने में भी कुछ खर्चा हुआ होगा, उसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। उसकी एंट्री करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कॉमन एक तरीका है एंट्रीज करने का। अब इसको हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे इसकी प्रोसेस को बेटर तरीके से समझने के लिए। ये न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, ठीक उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके जो एसेट साइड के आइटम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लायबिलिटी साइड के आइटम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है वहीं से। सबसे पहले जितना प्राइस तय हुआ हम उसकी एंट्री करेंगे। अब प्राइस तय कितना हुआ था, इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, अब मैं दोबारा से बता देता हूं कि भी प्राइस जो था उनका वो तय हुआ था कि हम फाइनल अमाउंट देंगे। ए के लिक्विडेटर को 1,60,000 और बी के लिक्विडेटर को 1 लाख। ये प्राइस किसी भी मेथड से हो चाहे, और एंट्री करने का तरीका यही रहेगा। तो एंट्री हो जाएगी, हमने बिजनेस परचेज किया 2,60,000 का, जिसमें ए का जो लिक्विडेटर है उसको हम 1,60 देंगे और बी के लिक्विडेटर को हम 1 लाख देंगे, क्योंकि बी का बिजनेस 1 लाख में खरीदा है और ए का बिजनेस 1,60,000 में खरीदा है। तो पहली एंट्री हुई अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन के फिक्स करने की, तय करने की और ड्यू हो जाने की। अब बिजनेस इस बार हमने दो कंपनीज का खरीदा है, तो जो दोनों कंपनीज की एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं वो हम ले लेंगे और उनको पूल करते चले जाएंगे। जैसे एक तरफ से हम बैलेंस शीट में देखेंगे प्रीमिसेस, तो ए लिमिटेड के पास था केवल, हमने कर दिया प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट, हमारी कंपनी में लिख लिया। उनके जो अकाउंट थे वो समाप्त हो जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से। आपने देखा होगा जो कंपनी समाप्त हुई उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं। हमने बिजनेस परचेज किया, अब इसको एनालाइज कर रहे हैं क्या क्या परचेज किया। तो हमने प्रीमिसेस खरीदा 20,000 रुपये का। प्लांट दोनों कंपनीज के पास था, हमने दोनों कंपनीज को खरीदा है, तो दोनों का जो प्लांट है वो टोटल कर दिया जाएगा। बुक वैल्यूज पे हम इनको लेते रहेंगे क्योंकि ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो प्लांट खरीद लिए, दोनों को मिलाकर के एंट्री हो जाएगी 63,500। इसके बाद गुडविल खरीदा, एक तरफ से हम सबको खरीदते चले जाएंगे, गुडविल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। उसके बाद स्टॉक खरीदा, स्टॉक का टोटल कर देंगे, दोनों कंपनीज का स्टॉक हमने ले लिया। यहाँ पे ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, हितों का समूहीकरण हो रहा है दोनों कंपनीज का। और ये लिख दिया हमने 51,100। इसके बाद डेटर्स ले लिए दोनों कंपनीज के, तो डेटर्स की एंट्री हो जाएगी मिला करके 27,000। इसके बाद कैश दोनों का 3,000 2,000, और कैश आ गया हमारे पास टोटल 5,000 दोनों का। और हमारी कंपनीज ने उनकी लायबिलिटीज भी ली हैं, तो लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, इस क्रेडिटर को हमने ले लिया तो ये हमारे क्रेडिटर बन गए। अब लायबिलिटीज में आ गए हमारे में 10,600 दोनों का मिला करके। और दोनों का जो बिजनेस परचेज किया था हमने, वो एंट्री आ गई 2,60,000 से। 2,60,000 रुपये में हमने इनका बिजनेस
खरीदा था और ये उसकी डिटेल हो गई। इसके बाद बिजनेस परचेज करने के बाद अब हमारी बारी है कि हम दोनों जो लिक्विडेटर हैं दोनों कंपनीज के, उनको पेमेंट करेंगे पैसे की। तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड के 1,60,000 देने हैं, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड का जो है उनके 1,00,000 देने हैं। और इसको इस क्वेश्चन में क्योंकि वैसी जानकारी थी नहीं कैश में दिया है किस में दिया है, तो उसमें बताया गया था कि शेयर्स में पेमेंट की गई है, इसलिए केवल शेयर से हम सारी पेमेंट कर देंगे। इनकी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000 दोनों की पेमेंट हो गई, तो पेमेंट क्लोज हो गई। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। जो और आइटम होते हैं तो उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। प्रोसेस हमने देखी। अब एक चीज को और जानेंगे तो ये अपने आप में जो फ्लो है वो और क्लियर हो जाएगा हमें कि अब जो नई कंपनी बन गई उसकी बैलेंस शीट कैसे यहाँ पे दिखाएगी। नई कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो पुरानी दोनों कंपनीज के जो उसने हित लिए हैं उन सबको पूल फॉर्म में दिखाएगी, अब मिला करके दिखाएगी। जैसे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के शेयर होल्डर अब ए बी लिमिटेड के शेयर होल्डर बन चुके हैं और उनको भी हमने 10 रुपए का ही एक शेयर दिया है। टोटल उनके 2,60,000 की पेमेंट करी थी हमने, तो 2,60,000 शेयर कैपिटल बन गई है। यहाँ पे ये जो रेड में दिखाया हुआ है ये बैलेंस शीट के पार्ट हैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो नई बैलेंस शीट बनती है कंपनीज के केस में, उसमें दो पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट का केवल वर्टिकल फॉर्मेट ही अब लागू है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कंपनीज के केस में अलाउड नहीं है। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या करते हैं, पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड लिखते हैं, दूसरी साइड एसेट लिखते हैं। इनके अंदर दोनों साइड्स के अंदर मेजर हेडिंग होती है, ये मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा और दो मेजर हेडिंग रहती हैं लेकिन उनसे रिलेटेड आइटम नहीं है इसलिए वो छोड़ दिए हैं हमने। एसेट साइड में भी दो मेजर हेडिंग होती हैं, एक नॉन करंट एसेट एक करंट एसेट। और मेजर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग रहती हैं। सब हेडिंग यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के अंदर है शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटीज के अंदर है ट्रेड पेबल, क्योंकि जो रिलेटेड सब हेडिंग है हमने वही रखी है बाकी नहीं रखी है। नॉन करंट एसेट में इसकी जो सब हेडिंग है मेजर हेडिंग के अंडर वो है फिक्स्ड टेंजिबल और फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। ऐसे ही करंट एसेट के अंदर जो सब हेडिंग है मेजर हेडिंग के अंतर्गत वो है इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इसलिए दिखाए मैंने अलग से क्योंकि ये जान लीजिए कि ये जो डिटेल्स होती हैं ये बैलेंस शीट में यहाँ फेस पे दिखती नहीं है। इनको दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में, लेकिन छोटा क्वेश्चन था और समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल ना बने इसलिए हमने नोट जो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाए, उनको यहीं पे दिखा दिया है क्योंकि कम अमाउंट था और वो आसानी से दिख भी गया है। तो ये ए लिमिटेड को दिए थे 1,60,000 के, बी लिमिटेड को 1,00,000 के। क्रेडिटर्स हमने खरीदे तो ए लिमिटेड के ये बी लिमिटेड के दोनों को मिलाकर हो गए यहाँ पे। प्रीमिसेस केवल ए लिमिटेड का था वो यहाँ पे हमने लिख दिया। प्लांट दोनों का था ए लिमिटेड बी लिमिटेड को जोड़ करके लिख दिया। और गुडविल ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों का जोड़ करके लिख दिया। स्टॉक दोनों का जोड़ करके लिख दिया। डेटर्स दोनों का जोड़ करके लिख दिया और कैश भी दोनों का जोड़ करके लिख दिया। इसके बाद अब टोटल हमने देखा बैलेंस शीट का बराबर हो गया, तो नई कंपनी पूरी तरह से अकाउंट्स बना करके तैयार हो चुकी है अपने बिजनेस करने के लिए। यह था प्रोसेस पूरा, कंप्लीशन इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ट्रांसफर की बुक्स में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंतर्गत। थैंक यू।